हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई एम कंवल। तो आज हम बाहमनी किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे। आपने बाहमनी किंगडम का नाम विजयनगरा के कंटेक्स्ट में सुना होगा, क्योंकि इनके बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती थी और अल्टीमेटली एक बैटल हुआ था जिसका नाम है बैटल ऑफ तलीकोटा, जिसके अंदर विजयनगरा की लड़ाई हुई थी बाहमनी किंगडम के जितने भी आगे सक्सेसर स्टेट्स थे उनके साथ। जो सबसे फेमस किंग हैं कृष्ण देवा राया, उन्होंने बाहमनी किंगडम को हराया था, जिसकी वजह से इस पूरे किंगडम का कोलैप्स हो गया था और ये आगे 5 सक्सेसर स्टेट्स में बट गया था। जैसे इस बार यूपीएससी 2021 में एक क्वेश्चन आया था कि गुप्तास के डिक्लाइन के बाद कौन कौन सी प्रिंसिपैलिटीज़ या फिर सॉवरन स्टेट्स बन चुकी थी, उसी तरह इस बार आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि बाहमनी किंगडम के सक्सेसर स्टेट्स जो 5 है उनमें से कौन कौन सी आपने सही वहाँ पर चूज़ करनी है। तो उस वजह से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी उसके अलावा जितने भी रेलेवेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं बाहमनी किंगडम को। ये 1400 एडी के आसपास का ये मैप है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सदर्न टिप के ऊपर विजयनगरा एम्पायर है एंड देन वी हैव द बाहमनी किंगडम, जो आज के पूरे महाराष्ट्र या फिर हम कर्नाटक साइड की बात कर सकते हैं। तो उस जोग्राफिकल एरिया के आसपास ये पूरे एम्पायर्स थे और उनके बीच ये रायचूर दोआब को लेके हमेशा से लड़ाई चलती रही है, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया। अगर हम इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बात करें तो शुरू की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा सबसे पहला फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम बना इन द सदर्न इंडिया। नदर्न इंडिया में पहले भी बहुत बार रहे हैं, पर सदर्न इंडिया में ये सबसे पहली बार था एंड इट वाज अ पर्शियनेट सुन्नी मुस्लिम एम्पायर। अब देखिए, कल को अगर आपको बहुत ही सिली आपकी मिस्टेक करवाने के लिए हो सकता है आपको ये दे दिया जाए दैट इट वाज अ पर्शियनेट शिया मुस्लिम स्टेट, तो प्लीज़ ऐसी गलती आप मत करना। इंडिया के अंदर जितने भी मुस्लिम एम्पायर्स बनेंगे वो सारे सुन्नी एम्पायर्स ही बनेंगे, प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम इसके नाम की बात करें कि इसका नाम बाहमनी किंगडम क्यों है, जो इसका फाउंडिंग राजा था जिसका नाम है अलाउद्दीन बहमन शाह, तो उसने अपना नाम बहमन, एक उनका ईरानियन लेजेंड का किंग हुआ करता था, गॉड हुआ करता था, उसके नाम पे ऊपर रखा था, तो इस तरह से नाम पड़ गया बाहमनी किंगडम। उसके अलावा अगर हम ईयर ऑफ फाउंडिंग की बात करें सो इट इज़ 1347, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर जिस इंसान ने इसको फाउंड किया था अलाउद्दीन बहमन शाह, इसका जो दूसरा नाम आपको काफ़ी जगह ये नाम भी मिलेगा हसन गंगू बहमनी, ये भी आप दोनों ध्यान में रखेंगे। तो ही सेट अप एन इंडिपेंडेंट किंगडम ओवर हेयर आफ्टर रिवोल्टिंग अगेंस्ट द टर्किक दिल्ली सल्तनत ऑफ द एम्बीटी, मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो तुगलक डायनेस्टी के टाइम के ऊपर ये यहाँ पर बाहमनी किंगडम की फाउंडेशन रखी गई थी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ पर मैंने स्टार मार्क किया है, प्लीज़ उसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा इनके अगर कैपिटल की बात करें तो इनिशियल कैपिटल इनका गुलबर्गा था, पर बाद में गुलबर्गा से शिफ्ट होके ये बिदर कर दिया गया था। किसके टाइम के ऊपर? ड्यूरिंग द रेन ऑफ द अहमद वली शाह। प्लीज़ इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत साल पहले पूछा गया था ये फैक्ट प्रीलिम्स के अंदर। तो अगर इस पूरे पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें जब बाहमनी किंगडम में, तो सबसे जो अच्छा राजा माना जाता है या फिर जिसके टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखी गई है वो है मोहम्मद शाह III, और उसके पीछे जितना क्रेडिट दिया जाता है वो जाता है मोहम्मद गवन को, जो उसके अंदर चीफ मिनिस्टर था या फिर वज़ीर हम कह सकते हैं। तो अगर हम मोहम्मद गवन की बात करें तो ये खुद एक पर्शियन मर्चेंट था, जो बाद में इनकी सर्विस में आके अपनी कुछ अच्छी पर्सनल क्वालिटीज़ की वजह से इसको प्रमोट कर दिया गया एंड ही वाज मेड द प्राइम चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट बाहमनी किंगडम। और इसने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया, कॉन्क्वेस्ट बहुत बड़े कर दिए। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ कहाँ कॉन्क्वेस्ट किए थे, आपको बस एक चीज़ ये याद रखनी है कि इसके दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी लाए गए थे, जहाँ पर इन्होंने कोशिश की थी कि जितने भी नोबल्स हैं उनको किस तरह से डायरेक्टली अंडर द किंग लाया जाए। सो देयर वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट which were aimed to increase the control of the sultan over the nobles and the provinces. प्लीज इस फैक्ट को आप ध्यान में रखना। एंड देन अगर हम बात करें कि जहाँ पर मैं आपको बात बता रहा हूँ कि नोबल्स को अपने डायरेक्ट अंडर कंट्रोल में लेके आने की बात है, तो वहाँ पर 2 श्रेणियाँ बनी हुई थी नोबल्स को लेके। एक तो वो नोबल्स हैं जो आज से 3 या 4 पीढ़ियाँ पहले बाहरले देशों से जैसे ईरान से या फिर अफ़गानिस्तान वाली साइड से इंडिया में आए थे और यहाँ पर आके बस चुके थे और यहीं के बन गए थे। सो दे वर कॉल्ड द दक्खनी नोबल्स या फिर डेक्कनी नोबल्स, वी वर ऑल्सो ऑफ द लोकल रीजन। एंड देन वी हैव द अफाकी नोबल्स, जो कि है फॉरेन रीजन के, जो अभी हाल ही में एक पीढ़ी पहले या फिर अभी
यहाँ पर इंडिया में आए हैं और यहाँ पर आके अपना नोबलशिप का जो अपना प्रोफेशन है वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंस माहौल हो गया और इसी के चलते फिर जो दक्खनी नोबल हैं उन्होंने एक प्लॉट बनाया था पूरा मोहम्मद गवन के अगेंस्ट और इसको फिर एग्जीक्यूट करवा दिया जाता है। तो ये पूरी स्टोरी है मोहम्मद गवन की, जितनी आपको पता होनी चाहिए बस इतनी ही है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। फिर अगर हम मोहम्मद शाह 3 के बाद की बात करें तो बहुत ही वीक सुल्तान आए, कोई अच्छा राजा नहीं आया इनके पास, और इसी वजह से जब इनकी लड़ाई होगी कृष्ण देवराया के साथ जो विजयनगर एम्पायर के सबसे बड़े रूलर बनेंगे, एंड आई होप आपको पता होगा कि वो तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अगर हम विजयनगरा की बात करें तो उसके अंदर 4 डायनेस्टी हैं। सबसे पहले संगम डायनेस्टी, देन वी हैव सोलुवा डायनेस्टी, देन तुलुवा एंड लास्ट में अरिवदु। तो ये चारों डायनेस्टीज भी आपको पता होने चाहिए। जो फाउंडर्स हैं हरिहरि एंड बुक्कारायवन वो संगम डायनेस्टी से हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको विजयनगरा में से पता होने चाहिए, आई होप आपको ध्यान में होंगे। तो विजयनगर एम्पायर कृष्णदेवराया ने इसको हरा दिया एंड इस तरह से पूरा बहामनी सल्तनत जो है वो डिसइंटीग्रेट कर गया और फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए और उसके बन गए डेक्कन सल्तनत इन द ईयर 1526। इस ईयर को आप याद रखेंगे कि किस ईयर के अंदर छोटे छोटे टुकड़े होकर ये डेक्कन सल्तनत बन गए। तो आइए अब इनकी बात करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पूरा वो बहामनी किंगडम है जो पहले इकट्ठा हुआ करता था। देन वी हैव अहमदनगर, बीजापुर, बिदर, गोलकोंडा। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सो 5 सक्सेसर स्टेट्स थे जिसको हम डेक्कन सल्तनत के नाम से जानते हैं, जो कि अल्टीमेटली दोबारा से अपनी आर्मीज को इकट्ठा करेंगे। 5 सक्सेसर स्टेट इकट्ठे आएंगे और फिर विजयनगरा को हराएंगे इन द बैटल ऑफ तलीकोटा। प्लीज़ इस फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा कि ये जब दोबारा से इकट्ठा होकर विजयनगरा को हराने के लिए जाते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? अहमदनगर, बेरठ, बिदर, बीजापुर एंड गोलकोंडा, एंड दे कलेक्टिवली फॉर्म द बहामनी सल्तनत और डेक्कन सल्तनत। अगर फिर लास्ट में बात करें, एक ज़रूरी फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल अगर हम लास्ट में बात करें तो ये जितने भी डेक्कन सल्तनत से ये मुस्लिम किंगडम्स की तरह काम करते थे, पर जब इनका ओरिजिन हुआ था, जब ये छोटे छोटे स्टेट्स थे, तो जो इनके फाउंडर्स थे वो सारे मुस्लिम नहीं थे, बल्कि वो अलग अलग डाइवर्स रिलीजन से को बिलोंग करते थे। जैसे कि जो फाउंडर था अहमदनगर सल्तनत का, ही वॉज अ हिंदू ब्राह्मण ओरिजिन। अगर हम बेरठ सल्तनत की बात करें सो ही वॉज अ कन्नरीज हिंदू कन्वर्ट। देन बिदर सल्तनत की बात करें सो ही वॉज अ जॉर्जियन स्लेव। बीजापुर सल्तनत की बात करें वो भी जॉर्जियन स्लेव था। एंड देन गोलकोंडा सल्तनत की बात करें ही वॉज अ टर्कमैन ओरिजिन। तो इससे आपको ये याद नहीं रखना, कल को आपको कोई एब्सोल्यूट फैक्ट आ जाए कि जितने भी इनके फाउंडर्स थे वो सारे मुस्लिम थे या फिर वो सारे हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते थे जिनको बाद में कन्वर्ट करवा दिया गया उनके सक्सेसर्स को, तो वो चीज़ गलत होगी। बस आपने एक फैक्ट ये याद रखना है कि इनके जो फाउंडिंग फादर्स थे वो अलग अलग डाइवर्स ओरिजिन्स को बिलोंग करते थे। ये उस क्वेश्चन के लिए मैं आपको तैयार करवा रहा हूँ कि कल को कोई एब्सोल्यूट या फिर बहुत वियर्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप बाकी बच्चों से बेहतर आपको आता हो और आपके वहाँ पर नंबर आ जाए। तो अगर फिर लास्ट में पॉलिटिकल हिस्ट्री यहाँ पर ख़त्म हो गई, इतना ही आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो विजयनगरा जहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि सेंटर में वो सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रखते थे, और अगर हम पेरिफेरी की बात करें तो वहाँ पर उनकी डिसेंट्रलाइज फॉर्म थी। बट ऑन दी अदर हैंड साइड अगर हम बहामनी सल्तनत की बात करें तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन वो फ्यूडल टाइप की थी कि 4 इन्होंने अपने प्रोविंसेस बनाए हुए थे जिसको ये तरफ्स कहते थे। प्लीज़ इस फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा कि 4 वो तरफ कौन कौन से थे? दौलताबाद, बिदर, बेरर एंड गुलबर्गा। इन 4 प्रोविंसेस को जिनको ये तरफ कहते थे उनमें ही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बटा हुआ था, और इनके अंदर जो इनके सूबादार थे जिनको ये तरफदार भी कहते थे, उनके पास जितनी आर्मी थी वही पूरे एम्पायर की सुरक्षा करती थी। तो इस तरह से बस ये फ्यूडल टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ध्यान रखिएगा। और 4 कौन कौन से तरफ थे एक बार रिपीट कर देता हूँ, दौलताबाद, बिदर, बेरर एंड गुलबर्गा। अब इन पूरे 4 प्रोविंसेस में थोड़ी थोड़ी स्टेट इन्होंने सेंटर में किंग को डोनेट की हुई थी, जिसको हम खालिसा लैंड की नाम से भी जानते हैं, कि उससे जितना पैसा आता था उससे ही पूरे जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा चलाया जाता था। और जो नोबल्स होते थे उनको भी जागीर के फॉर्म में लैंड दी जाती थी कि वो अपना गुजारा कर सके या फिर अपनी सैलरी वहाँ से प्राप्त कर सके। उसके बाद अगर हम मिलिट्री की बात करें तो सेम मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम दी आमिर्स, जिसको हम तरफदार भी बोलते हैं। 2 इनके अंदर नोबल्स के अंदर ग्रुप बने हुए थे जो मैंने आपको पहले समझाया, दक्खनी और अफसाकीस और परदेसीज भी उनको कहा जाता है। और
जब वॉरफेयर की अगर हम इनके बात करें तो गन पाउडर के साथ भी ये काफ़ी फेमिलियर थे और काफ़ी रिकरेंटली उसको यूज़ किया करते थे। बस यही फैक्ट आपको पता होने चाहिए इस पूरे पर्पस के लिए। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो उन्होंने अपने लेवल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया पर्शियन आर्ट एंड कल्चर को, और उसके अलावा जो लोकल आर्ट एंड कल्चर उस टाइम पे चला करता था। और इसमें सबसे फेमस जो चीज़ है वो है बिदरी, जो कि चांदी का काम किया जाता है बर्तनों के ऊपर, विच इज़ द इनले वर्क ऑन ऑफ कॉपर एंड सिल्वर ऑन द यूटेंसिल्स, विच इज़ आज के टाइम में भी उसको बिदरी के नाम से जाना जाता है। बिदर के जो लोग हैं वो ये क्राफ्टमैन का काम करते हैं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर वो चीज़ है जो यहाँ पर कारीगरी की हुई है। कल को आपको बिदर आ जाए या बिदरी के नाम से चीज़ आ जाए कि किस टाइम के ऊपर ये की गई थी, तो बामनी किंगडम उसका आंसर होगा। प्लीज़ इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट है जो आपको पता होना चाहिए वो है गोल गुम्बज। इसको काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक तरह से बनाया गया था कि आप किसी भी एक कोने में कुछ भी विस्पर कर दीजिए वो दूसरी साइड पे सुनाई देगा, क्योंकि जो अकूस्टिक की तरह जो प्लानिंग की गई थी कि एंगल्स पे किस तरह से वो गोल आकार के वो डोम्स बनाए जाएंगे, किस हिसाब से वो जो पूरी साउंड है वो ट्रैवल करेगी, वो बहुत ही एक हाई लेवल ऑफ एक्सीलेंस की आज के टाइम में भी अगर हम बात करें उसको शो करती है। और ये किसने बनाया था? इट वॉज बिल्ड बाय मोहम्मद आदिल शाह। ये फैक्ट बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ इसको रट लेना या फिर कहीं अपने पास नोट कर लीजिए। इसको हम विस्पिंग गैलरी के नाम से भी जानते हैं। ये वो गोल गुम्बज की तस्वीर है। आई होप आपने देखी होगी। जो बंदे साउथ से बिलोंग करते हैं वो तो पक्का उन्होंने विजिट किया होगा। एंड एट लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दो जो आपको साथ में पता होने चाहिए कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद सिटी को फॉर्म किया था, जो इसी बाहमनी किंगडम को बिलोंग करते थे, और उस हैदराबाद का पुराना नाम है भाग्यनगर। और इसी के चलते जब उन्होंने शहर फॉर्म किया था, ये ऑल्सो बिल्ड द चार मीनार। तो ये नाम आपने ध्यान रखना है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। एंड देन जो इब्राहिम आदिल शाह है उन्होंने दखनी, जो कि उर्दू का एक आगे लोकलाइज फॉर्म है, उसको पर्शियन को लैंग्वेज की तरह यूज़ किया था। पहले पर्शियन लैंग्वेज चला करती थी और उसको रिप्लेस करके फिर इन्होंने दखनी को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके अलावा आपको पूरे बाहमनी किंगडम में से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कल को क्वेश्चन आएगा तो उन्हीं 10 स्लाइड्स में से आएगा जो आप रट के जाएंगे, फिर आपको टेंशन नहीं रहेगी कि मेरा कोई ना कोई पार्ट जो रह गया है। तो दिस वाज ऑल बाहमनी किंगडम में से जो आपको करना होगा। थैंक यू सो मच।